नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में विजय होकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ी का सम्मान पिछले 5 सालों से लंबित था, जो आज जाकर उन खिलाड़ियों को मिला। राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के खिलाड़ी सम्मानित हुए। खिलाड़ियों को अलग अलग श्रेणियों में सम्मान दिया गया। बता दें कि कुल 229 खिलाड़ियों को अलंकरण से सम्मानित किया गया। साल 19-20 के लिए पुरस्कार राशि दी जाएगी। वहीं अगली खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में डंका बजाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को आज खेल अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया। वहीं प्रतिस्पर्धा में भाग लेने छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी बाहर जाते हैं, तब कई अव्यवस्थाएं के शिकार होने के साथ प्रदेश भर के खेल मैदान में भूमाफियाओं द्वारा कब्जा हो जाता है। इन सभी मुद्दों पर खेल मंत्री टकाराम वर्मा से सहयोगी हिमांशु पटेल ने खास बातचीत की। सुनिए। प्रतियोगिताओं में खेल जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले, गौरवान्वित करने वाले ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान और अलंकरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खेल मंत्री मौजूद है। किस तरह से पूरे खिलाड़ी आज प्रदेश भर से पहुंचे हैं, कैसे सम्मान उनको किया जाएगा और खेल के क्षेत्र में कैसे खिलाड़ियों की जो प्रतिभा छात्र खिलाड़ी है कैसे प्रोत्साहित किया जाए? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रतिभाएं हैं और अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए मेडल जीत के आए हैं और आज सबका सम्मान होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, उस समय ये योजना शुरू किए थे। कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही बंद कर दी थी। आज हमारी सरकार फिर से आ गई तो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज फिर से ये हमारे खिलाड़ियों को अलंकृत करने का आज बड़ा आयोजन है। इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं और हमारे सभी खिलाड़ी साथियों को भी बधाई देता हूं। कितने खिलाड़ी इस प्रतिभावान जो है वो शामिल है इस पुरस्कार अलंकरण समारोह में और कितने जो छात्र इसको खिलाड़ियों को सम्मान किया जाएगा? देखिए, आज लगभग 600 के आसपास खिलाड़ी आज सम्मानित होंगे। उनको उनकी सम्मान राशि भी दी जाएगी। कुछ को मंच पे दिए जाएंगे और कुछ को ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार था मंत्री जी की खिलाड़ियों को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की स्थिति पिछली सरकार में बनी थी। कैसे देखते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार आ गई है, कितना आश्वासित करना चाहेंगे, कितना जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए प्रयास करेगी आपकी डिपार्टमेंट? देखिए, हर तरह मदद करेंगे जितना संभव हो सके और खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। और हमारी सरकार आने के बाद आज फिर शुरू किए हैं। करीब 1,49,00,000 रुपये की राशि आज हमारे खिलाड़ियों को दी जाएगी। और देखिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना भी ज़रूरी है। जब प्रोत्साहित करेंगे तब अच्छे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन भी करेंगे। कई ऐसे खेल है जिसमें लेकर खिलाड़ियों की हमारे जो राज्य के खिलाड़ी बाहर जाते हैं, कई सी ऐसी असुविधा या ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो कहीं ना कहीं राज्य को भी एक दाग लगाने का काम करती है। तो उन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे, अधिकारियों को किस तरह से संज्ञान में लेंगे? देखिए, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि खिलाड़ी कहीं भी जाते हैं तो उनको बराबर सुविधा मिलना चाहिए। किसी तरह की गड़बड़ी या किसी तरह की शिकायत न मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा और हम इसका ध्यान रखेंगे। जिस तरह से राजधानी की बात करी जाए तो खेल मैदान लगातार सिमटता जा रहा है, उस पर जो अवैध तरीके से कब्जा, बिल्डरों की मनमानी, ये अलग अलग मैदान के 10 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। तो उस पर किस तरह से संज्ञान ली जाएगी ताकि वो मैदान का समुचित उपयोग खिलाड़ी कर सकें? देखिए, आज पूरे प्रदेश में ये जो आप कह रहे हैं, पूरे प्रदेश में अतिक्रमण वाला मामला है। हम तो सबसे अपील भी करते हैं कि भाई मैदान को बचा करके रखिए आने वाली पीढ़ी के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी यही समस्या है, तो कई जगह हमने घेरा करवाया है। एक मिनी स्टेडियम का स्वरूप, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह की, तो मिनी स्टेडियम का बहुत सा काम हुआ है। तो हम सबको मिल करके आगे आना होगा और खेल मैदान को बचाना होगा। राजधानी के लिए से कुछ प्रयास करेंगे जो विभागीय रूप से या प्रशासनिक रूप से हटवाएंगे? हाँ, बराबर प्रयास करेंगे और हटवाएंगे भी। खेल मैदान को सुरक्षित रखना जरूरी है।
तो ये थे खेल मंत्री जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि खिलाड़ियों के सम्मान के साथ साथ खिलाड़ियों के प्रतिभा को निखारने के लिए मैदान की समुचित आवश्यकता करेंगे और कहीं ना कहीं राजधानी में जो कब्जा है उसे कब्जा मुक्त कर मैदान को खिलाड़ियों को सौंपेंगे। कैमरामैन होरी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। वहीं राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में खेल अलंकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, खेल मंत्री टकाराम समेत कई मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर को न्योता न दिए जाने पर महापौर ने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं थी तब हर अवसर पर बीजेपी नेताओं को निमंत्रण दिया जाता था। खेल अलंकरण कार्यक्रम में शहर के पहले व्यक्ति को ही बुलाना भूल गई। और प्रथम व्यक्ति होने के नाते लगभग ऐसे कई सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की अभी हुए हैं जिसमें महापौर को इग्नोर किया गया है। उसमें कई जगह सिर्फ पहला कार्यक्रम नहीं है, इसके पहले भी और बहुत सारे कार्यक्रम हैं जहां पर महापौर के नाम को हटाया गया है, महापौर का नाम ही नहीं लिया गया। वहीं बलरामपुर के वाडफर नगर वन परिक्षेत्र में एक हाथी का शव फोकली महुआ वन क्षेत्र में मिला था। हाथी के मौत के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ग्रामीणों ने जंगली जानवर के शिकार के लिए हुकिंग कर करंट फैलाया था। 11,000 केवी करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई थी। वहीं नारायणपुर के घोर नक्सल प्रभावित अबुझमाड़ के दुर्गम क्षेत्र ढोंडरी बेड़ा के इलाके के दर्जनों गांव में अब मोबाइल की घंटी बजने लगी है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद जियो ने विद्युत समेत सौर ऊर्जा से संचालित एक टावर लगाया, जिससे तैनात सैकड़ों जवानों समेत ग्रामीणों को इसकी सुविधा मिलना शुरू हो गई। जहां नक्सलवाद के चलते आजादी इतने सालों बाद भी संचार सुविधाओं से दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के बाद अबुझमाड़ में विकास कार्य तेजी से बढ़ रहा है। द्वारा जिले के अंदरूनी क्षेत्रों के विकास हेतु जो है आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराया जा रहा है और इससे अंदरूनी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार आदि सुविधाओं का विकास और विस्तार हो रहा है। वर्तमान में जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर डोडरी बेड़ा में जो है मोबाइल का नया टावर प्रारंभ किया गया है और डोडरी बेड़ा में नया टावर लगने से क्षेत्र के ग्रामीणों को दूरसंचार, इंटरनेट एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है और साथ ही देश विदेश की घटनाओं की जानकारी और गतिविधियों की जानकारी जो है आम ग्रामीणों को मिल रही है, जिससे जो है ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी और अन्य सुविधाओं का भी जो है लाभ मिल रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव और बेहतर पुलिसिंग के पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने समाधान के नाम से एक मोबाइल नंबर जारी किया है। समाधान हेल्पलाइन का शुभारंभ आज पुलिस कंट्रोल रूम से किया गया। इस मोबाइल नंबर के जरिए जिले में रहने वाले लोग अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए अपनी समस्या की जानकारी व्हाट्सएप और कॉल के जरिए दे सकते हैं। साथ ही संबंधित व्यक्ति की जानकारी और समस्या को 3 से 7 दिन के अंदर निराकरण करने के साथ अच्छी सूचना मिलने पर उस व्यक्ति को इनाम देने की भी पहल है। रखते हुए और जिले में हमारे जो जिलावासी हैं वो सीधा एसपी ऑफिस से डायरेक्ट संपर्क में आ सके, इसको ध्यान में रखते हुए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर हमारे द्वारा जारी किया जा रहा है, जिसका नंबर है 9479191792। इसके माध्यम से कोई भी हमारे यहाँ के सिटीजन्स डायरेक्टली अपनी बात को एसपी ऑफिस तक पहुंचा सकते हैं। अपनी शिकायत को, किसी भी तरह की गोपनीय सूचना या फिर अवैध गतिविधि के विषय में सूचना एसपी ऑफिस तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए एसपी ऑफिस में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। कांकेर के उसेली के ग्रामीणों ने पुलिस पर ग्रामवासियों को परेशान करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कुछ पुलिसकर्मी गांव के लोगों को नक्सलवादियों के काम के लिए जबरन उठा ले जाते हैं। ऐसा ही बीती रात को हुआ। एक युवक को अचानक उठाकर साथ ले गए, वहीं उसके साथ गली गलौज और मारपीट भी की गई। बाद में गांव से काफी दूर छोड़ दिया और उससे 10 लाख रुपए की मांग की गई है। पैसा नहीं देने पर नक्सल मामले में फंसाने की धमकी दी, जिससे ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। लोग आए थे, उनका कहना है कि कुछ पुलिस वाले रात में आकर के कुछ लोगों को उठा के ले गए थे और अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। उस संबंध में यानी कि गांव के महिला पुरुष सभी आए थे और एक आवेदन पत्र दिए हैं, इसकी जांच करके इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे।
नारायणपुर के कोंगेरा गांव में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई सालों से मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का राष्ट्रीय भुगतान नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने पंचायत में कार्यरत सहायक सचिव पर सही से जॉब कार्ड नहीं भरने और सही से विभाग को जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने भुगतान नहीं होने पर कलेक्टर से लिखित शिकायत करने की बात कही है। सांगे से मेरा मनरेगा का काम का पैसा नहीं मिला है, 14 गोदी का और 15 गोदी, मतलब टोटल मिला के मेरा 29 गोदी का है, तो नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपके यहाँ हम लोग नाम जारी करवा रहे हैं, हमको पैसा चाहिए। उसमें ये जो विषय है वो आपके मतलब आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आ रहा है। अभी तक ग्रामीणों द्वारा किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई है, न ही विगत वर्षों में जो सामाजिक अंकेक्षण हुए हैं उसमें हमें कोई शिकायत प्राप्त हुई है। आपके माध्यम से जो अवगत हमको पता चल रहा है उस हिसाब से हम उसकी जांच कराएंगे और जो भी मजदूरी भुगतान लंबित है उसको चेक करवा के उसको ओके करवाएंगे। ग्रामीणों का आरोप रोजगार सचिव को लेकर, रोजगार सहायक को लेकर भी है कि उनके द्वारा सही जानकारी जॉब कार्ड में नहीं भरी जाती है और सही जानकारी विभाग को नहीं दी जाती है। वो एक बार हम व्यक्तिगत रूप से उसको चेक कर लूँगा। भांडेर नगर में भूस्वामी तुलाराम पुत्र चतुरे उर्फ चतुर्भुज पाल आदि निवासी लाहार रोड ने अपने मकान के पीछे अवैध जमीन पर कब्जा कर निर्माण कर लिया, जिससे आमजन और मोहन ताल की पार पर आक्रमण हटाने को लेकर 7 दिन पहले दिए गए आवेदन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार ने कहा कि नगर परिषद को पत्र लिखा गया है, जल्द ही इस पर कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटाया जाएगा। आज जो भूमि पूजन हुआ है और हमारी नगर परिषद सभी सदस्य साथ में और हमारे विधायक कॉलोनी के निवासीगण, आज जो भूमि पूजन हुआ है वो 90 लाख रुपए की लागत से काय क्लब के अंतर्गत रोड बनाया जा रहा है। विधायक कॉलोनी की पुलिया जो मठ है ना, वहाँ से लेकर हनुमान जी बब्बा के मंदिर तक इस रोड पर निर्माण हुआ है। ऐसे भांडेर नगर में लगभग कितने रोड अभी तक डाले जा चुके हैं? सभी वार्डों में काम चल रहे हैं और 1 साल में लगभग स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी और रोड का जो अतिक्रमण कर ली गया है रोडों पर। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का सीएए पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों को नागरिकता देने का कानून है। जो अपना देश छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भारत में हैं, उनकी रक्षा करना हमारी संस्कृति और कर्तव्य है। वहीं ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी जैसे लोग रोहिंग्याओं को आश्रय देते हैं और उनके लिए शरणार्थी का दर्जा चाहते हैं। सौभाग्य था, मैंने कुछ अपनी बात कही, कुछ उनकी भी सुनी और ये हमारी नरेंद्र मोदी जी की अगुवानी में यही प्रक्रिया है। मैं भी जा रहा हूं अपने 2 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बात करने क्लस्टर के अंतर्गत। आज सुबह महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मिट्टी को प्रणाम किया मैंने और यहाँ बुद्धिजीवियों से बात किया। तो हमारी जीत आश्वस्त है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है वो बता रहे हैं। तो ये हमारे काम करने का तरीका है। जीत आश्वस्त है। दर्शन करके मेरा सौभाग्य था। मेरठ में एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया कि वो अन्य पुरुषों के साथ उसे अवैध संबंध बनाने को कहता था। वहीं जेठ से संबंध नहीं बनाने पर उसे अवैध पिस्टल दिखाकर डराया गया। इन सबसे परेशान होकर महिला ने खुद को आग भी लगा ली थी। महिला का आरोप है कि उसका पति साइबर ठगी करता है। पीड़िता ने एसएसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। यह पूरा मामला लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। किसान नेता नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत को पुलिस ने प्रतापपुर काशी टोल प्लाजा पर रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने हाईवे किनारे डेरा डालते हुए हुक्का चौपाल शुरू कर दिया। इस दौरान गौरव टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को किसानों से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। सरकार चुनावी मौसम में लोगों के बीच रेवड़ियां बांटती है, तो किसान भी क्यों पीछे रहे, उन्हें भी रेवड़िये बांटने के लिए किए गए वादे पूरे करने चाहिए। बता दें, गौरव टिकैत संगठन के कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ दिल्ली के लाल किला मैदान पर स्थित रामलीला मैदान में किसान मोर्चा की बैठक में जा रहे थे।
तो नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत ने टोल प्लाजा पर ही अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए गौरव टिकैत अपने सभी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे थे। इस दौरान उन्हें टोल प्लाजा पर रुका और उसके बाद उन्होंने वहीं पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। और उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां दरी बिछाई जा रही है और उस दौरान गौरव टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जबरदस्त हमला बोला। गौरव टिकैत जी, ये जानना चाहेंगे आज कितनी गाड़ियां यहाँ पर हैं और दिल्ली के लिए आज पूरे क्या मांग है सारी बता। आज पूरे देश का किसान एक जो है ये बता रहा है कि सब इकट्ठा है, संगठित है। इसमें गाड़ियों की गिनती और ये किसानों की गिनती नहीं, हर प्रदेश से पूरे देश भर के जो किसान हैं उनके प्रतिनिधि हैं। रामपुर की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा अपने खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुई। गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर न होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। जयाप्रदा ने कोर्ट में हाजिर होकर अपने बयान दर्ज कराए। अब मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद कटघर क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान आजम खान, एसटी हसन और अन्य सपा नेताओं ने जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी। एसटी हसन और उनके लोग एक षड्यंत्र के तहत मेरे ऊपर भरी सभा में लोगों के बीच उन्होंने अमर्यादित और जो अभद्र टिप्पणी किए हैं, तो ये मुझे बहुत आहत हुई है। ये लड़ाई सिर्फ जयप्रदा की नहीं, ये लड़ाई सारे भारत के महिलाओं की, बेटियों की, उनके सम्मान की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने होर्डिंग लगाकर कायस्थ समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। होर्डिंग में कायस्थ समाज की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र में करीब 3 लाख कायस्थ वोट हैं। सत्ताधारी दल की ओर से कायस्थ नेताओं को तरजीह न दिए जाने के बाद कायस्थों के वोट बैंक को सपा कब्जाने में जुटी हुई है। वहीं वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में युवा महाकुंभ कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने से छात्रों में आक्रोशन देखा गया, जिसके बाद आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया। दरअसल इस कार्यक्रम में विपक्ष के कई राजनीतिक बड़े चेहरे शामिल होने वाले थे। इसके बाद विश्वविद्यालय ने राजनीतिक कार्यक्रम का हवाला देते हुए इस आयोजन की अनुमति रद्द कर दी। अनुमति रद्द होने के बाद छात्रों ने परिसर में जमकर बवाल काटा। इनकी भाषा शैली आपको बच्चों की भाषा शैली लग रही है? जिस तरह से एक महिला से, जिस तरह से एक प्रॉक्टर से बात कर रहे हैं, क्या ये आपको बच्चे लग रहे हैं? आप ये उनसे पहले पूछिए कि ये बच्चे हैं, ये कौन है? आप महिला नहीं है, लेकिन आप यहाँ की अधिकारी। मैं यहाँ की टीचर तो हूँ, महिला नहीं तो टीचर तो हूँ। टीचर से ऐसे बात किया जाता है? ये भाषा शैली होती है टीचर की। युवा महाकुंभ को लगातार ये कैसा युवा महाकुंभ? हमने छात्र को दिया था, अराजक तत्व को नहीं दिया था परिसर। वाराणसी में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और सदस्यों ने महायोजना 2031 पुनरीक्षित का अनावरण किया। बता दें कि सारनाथ में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध हटाते हुए पुरातत्व विभाग से संपर्क स्थापित कर आवासीय निर्माण के लिए अनुमान्यता प्रदान की गई, जिसके बाद सर्किट हाउस रेजिडेंस में इमारतों की पूर्व ऊंचाई 12.5 से बढ़ाकर 17.5 मीटर की गई है। सब लोग अवगत हैं कि एक रिवाइज मास्टर प्लान जो है वो शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है यहाँ के प्रस्ताव के क्रम में, और हमारी अंडरस्टैंडिंग में इससे जो शहर में विकास की जो संभावनाएं हैं, इससे काफ़ी जो है उसमें विस्तारीकरण और उसमें बढ़ोतरी जो है वो होगी। इसमें कुछ जो मुख्य निर्णय हैं वो है कि जो हमारी रिंग रोड है, रिंग रोड के 200 मीटर के अराउंड मिक्स लैंड यूज़ जो है वो अलाउ कर दिया गया है, जिससे वहाँ पर कमर्शियल, मिक्स्ड, रेजिडेंशियल सभी प्रकार के यूजेजेस जो हैं वो अलाउ कर दिए गए हैं। साथ साथ जो हमारे मुख्य हाईवेज़ हैं उनके अराउंड हाईवे फैसिलिटी जोन प्रपोज किया गया है, जहाँ पहले कृषि लैंड।
अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अरविंद केजरीवाल के सीए को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने केजरीवाल के बयान को हिंदुओं के लिए बेहद अपमानजनक बताया और कहा कि केजरीवाल बताए कि दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में कितने बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को उन्होंने पालकर रखा है। साथ ही कहा जिस प्रकार ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल ने बयानबाजी की है, यह भारत के प्रति इनकी खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाता है। रायबरेली में पेड़ से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौत होने से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायबरेली में सड़क हादसे मासूम बच्चे को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला खीरू थाना क्षेत्र के बरवलिया गांव के पास का है, जहां 6 साल का बच्चा अपनी मां के साथ ननिहाल से आ रहा था। ई रिक्शा से उतरकर मासूम बच्चा जैसे अपने गांव की तरफ आगे बढ़ा, उसी समय तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं आपको बता दें कि अगली खबर उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से एक कार में भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं पीलीभीत के कोतवाली क्षेत्र बिसलपुर के गांव कनगांव में पिता ने अपने भाई की मदद से बेटी की हत्या कर शव को डीजल डालकर जला दिया। यही नहीं, आरोपी पिता ने शव को नदी किनारे दबाने के बाद थाने पहुंचकर बेटी के लापता होने की रिपोर्ट तक दर्ज करा दी, जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो घटनाक्रम का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजीव को शक था कि उसके पुत्र किसी गैर समुदाय के युवक से फोन पर बातचीत करते थे। कई बार बेटी को समझाने के बाद भी मृतका के नहीं मानने पर आरोपी पिता ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं अगली खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से है, जहां चंदौली में चहनिया ब्लॉक प्रधान संघ कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वीडियो को हटाने की मांग की। प्रधानों का आरोप वीडियो ब्लॉक पर नहीं पहुंचते हैं, जिस कारण विकास कार्य में बाधा आ रही है। प्रधानों ने कहा कि अगर वीडियो को हटाया नहीं गया तो हम धरना करने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो ने एसडीएम के चार्ज में मैडम जी हैं, हमारे यहाँ वीडियो नियुक्त किया गया, जबकि 1 साल में जो पुरानी आईडी पुराने वीडियो के द्वारा दी गई थी उस आईडी को इन्होंने खारिज कर दिया, निगलेक्ट कर दिया कि नहीं इस पर हम कोई काम नहीं, इसको जो है कबाड़े काम है, इसको हटा दो आप, हम इस पर नहीं काम करेंगे, उसको जीरो कर दिया मस्टरो। नशे के सौदागरों ने अपने कारोबार को चलाने के लिए रेल मार्ग के साथ साथ सड़क मार्ग को भी अपना रखा है। इसका उदाहरण एक बार फिर उस समय नजर आया जब लोकसभा चुनाव को लेकर झांसी की बबीना थाना पुलिस और एसओजी टीम चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस ने एक संदिग्ध गाड़ी को रोका, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष बैठे थे। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 95 किलो गांजा बरामद किया। बता दें कि पकड़े गए 5 लोग उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे थे। जालौन में डीआईजी रेलवे राकेश पुष्कर ने उरई रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई के इंतजाम को देखा। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव और रमजान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए और महिला सुरक्षा को लेकर महिला हेल्प डेस्क पुलिसकर्मियों को भी निर्देश दिए। खबर उन्नाव से, जहां अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गंगा घाट पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने अवैध असलाह फैक्ट्री चलाने वाले एक अभियुक्त और उससे अवैध तमंचा खरीदने वाले अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, तमंचा बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।